हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और इसी से मिलता जुलता और भी बहुत सारा वर्ड है जो आरबीआई इस्तेमाल करती है, जैसे कि आप कहोगे आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसी से मिलता जुलता वर्ड ना काफ़ी सारा है, तो हम लोग एग्जाम पर्पज़ के लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग इसी वीडियो पे कवर करने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, ये सेम होता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सेम होता है आपका रेपो रेट की तरह। किसकी तरह? ये सेम होता है हम लोग का रेपो रेट की तरह, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या समझिए, दोनों में अंतर क्या है। देखिए जब रेपो रेट है ही तो एमएसएफ का जरूरत क्यों पड़ रहा है? देखिए अब बताते क्यों पड़ रहा है। पहले देखिए आपको बता देते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। अगर आपको याद नहीं होगा या आपको आइडिया नहीं होता, भुला लगे होंगे, तो इधर आरबीआई है, इधर कमर्शियल बैंक है, ठीक है। आरबीआई लोन दी इसको, कमर्शियल बैंक सबको, ठीक है, लोन दी। और इस लोन के बदले में जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को जो इंटरेस्ट पे करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेपो रेट, ठीक है। ये तो उसका जनरल मीनिंग। इसी को भी समझ लीजिए आप, क्या आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ तक तो वो दोनों सेम है। सर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है आगे। देखिए जब रेपो रेट से जब लोन लेती है ना कमर्शियल बैंक, जब लोन ली कमर्शियल बैंक रेपो रेट से, तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई को जाकर के कोलेट्रल सिक्योरिटी भी देना पड़ता है, ठीक है। कोलेट्रल सिक्योरिटी भी देना पड़ता है। लेकिन जब एमएसएफ का आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का आता है, तो इसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी देने का रिक्वायरमेंट, मेन डिफरेंस ये है बच्चों, याद रखिएगा। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को, आपको कमर्शियल बैंक सबको ना आरबीआई को कोलेट्रल सिक्योरिटी देना पड़ता है। और जब बात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का आता है, जब इस पे जब वो लोग लोन लेती है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है, चलिए इसको थोड़ा अब लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिले कि भाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज एन इमरजेंसी लेंडिंग फैसिलिटी। इमरजेंसी आप रेपो रेट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अब होगा क्या, अब अंतर वहीं पर आएगा कि भाई कोलेट्रल, कोलेट्रल सिक्योरिटी का, अगर कोई एमएसएफ से उठा रही है, इट मीन्स व्हाट, कि उसके पास किसी कारण से कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तब जाकर के वो एमएसएफ उठा रही है। अगर कोलेट्रल सिक्योरिटी होगा तो कोई भी रेपो रेट से, कोई भी बैंक रेपो रेट से पैसा लेना चाहेगी आरबीआई से, ठीक है। तो ये था एमएसएफ इज एन इमरजेंसी लेंडिंग फैसिलिटी। इमरजेंसी तो आपका रेपो रेट भी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना 2011 में। जबकि रेपो रेट आपका कब आया था? रेपो रेट बहुत बाद में आया था आपका, 19 बात बोलते हैं बहुत पहले आया था 1991 में, जब हम लोग का इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। पहले से बैंक हुआ करता था। जब मार्केट जब हम लोग का जो इकोनॉमी है तो मिक्स्ड इकोनॉमी में चेंज हो गया, और जब हम लोग का मार्केट फ्लक्चुएट करने लगा ना, तो डेली फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए आरबीआई 1991 में इन्वेंट की थी क्या? आपका रेपो रेट, ठीक है। अब देखिए जैसा बताया कि शेड्यूल बैंक को ओवरनाइट के देती है। ये एमएसएफ में क्या है, रातों रात अगर किसी को लेना हो, एक रात के लिए, इस टाइप से, एक दो रात के लिए, तब ऐसा करने कारण तो बता ही दिए ऐसा क्यों करना पड़ता है सो, ठीक है। अब होता क्या, देखिए इसमें क्या होगा ना, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट होगा रेपो रेट से, वो थोड़ा ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए कहीं लिखे होंगे हम, कहीं लिखे होंगे, ये देखिए इसका हाई इंटरेस्ट रेट कि जो भाई हायर देन रेपो रेट। क्यों? क्योंकि आपका कैश आप अचानक से ओवरनाइट पे लेने आए हैं कि इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ रहा है, तो भाई इमरजेंसी है तो आरबीआई भी थोड़ा फायदा उठा लेती है। बट ये बात नहीं बच्चों, मेनली आरबीआई ना उसको पेनाल्टी के तौर पे हायर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, भाई पेनाल्टी के तौर पे चार्ज कर रही है। तो भाई तुम्हारा कैश का शॉर्टेज पड़ा कैसे, समझना। इसलिए 0.5% या बोले 25 बेसिस पॉइंट के आधार पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है आरबीआई कमर्शियल बैंक से, अगर वो एमएसएफ में आए। एमएसएफ में आने का मतलब क्या होगा कि भाई तुम जो है, कमर्शियल बैंक है, वो कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं जमा कर रही, ठीक है। लेकिन अगर रेपो रेट में आती तो ये जो 0.25 इंटरेस्ट रेट कम भी पड़ता और साथ ही साथ कोलेट्रल सिक्योरिटी भी लेकिन देना पड़ता, ये अंतर है, ठीक है। तो ये था बच्चों, तो ये तो हो गया नॉर्मल सिचुएशन में एमएसएफ। तो एमएसएफ में होता क्या है ना, आरबीआई परमिट कर देती है कि जो आपका जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उस पर जो आप कोलेटरल सिक्योरिटी जमा की है ना, उसका 2% ऑफ नेट टाइम, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी करके जो होता है, उसको आकर के आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों, ठीक है। अब देखिए एसएलआर क्या होता है, ये हम बहुत बार बता चुके हैं कि मान लीजिए 1000 रुपया है,
1000 रुपया में कोई आदमी जमा किया, ठीक है, बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास 1000 जमा किया, तो पूरा पैसा को लोन पे नहीं बांट सकती। तो मान लीजिए 800 को लोन में बांट दी, 200 रुपये जो अपने पास रह गया उसको क्या बोलते हैं, LRR। LRR बोलते हैं उसको। अब इस 200 को भी उसको फर्दर 2 जगह भेजना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। मान लीजिए 120 रुपये भेज दी किसको, RBI के पास। जब RBI पास भेज दी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CRR। और जब कमर्शियल बैंक जब अपने पास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, SLR। ये कितना रहेगा, मान लीजिए 80 रुपये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो होता है ना 80 रुपया, ये अलग अलग फॉर्मेट में होता है। ये कैश में भी हो सकता है, ये गोल्ड में भी हो सकता है, अलग अलग सिक्योरिटी में हो सकता है। तो इस SLR का नेट डिमांड टाइम जो लायबिलिटी होता है, ठीक है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी फुल चेक कर लिया बच्चों, यही शायद है मेरे ख्याल से, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी करके इसका फुल फॉर्म है। इसका ना 2%, कितना, 2% तक रख करके आप MSF से भी लोन उठा सकते हैं RBI के पास। तो ये था बच्चों मेन डिफरेंस, ठीक है। अपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट ऑफ रेट ऑफ कॉरिडोर, ये उसका नाम है। अब इसमें याद रखिएगा, आपका जो MSF होता है ना वो बैंक रेट के बराबर होता है। MSF एंड बैंक रेट आर सेम, रेट सेम, रेट बैंक रेट, ये MSF रेट और ये बैंक रेट वो सेम है, ठीक है। ठीक है, बहुत बार हम लोग को रेपो रेट और बैंक रेट, इसमें भी बच्चा लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है। एक दो डिफरेंस जो है तो सिंपल सा है भाई, इसको शॉर्ट टर्म के लिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए। और बच्चा लोग क्या सोचता है कि इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ता है, इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, ऐसा नहीं है। हम पहले ही बोले बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा तो इसमें भी एक सिक्योरिटी देना ही पड़ता है। अब वो सिक्योरिटी वो थोड़ा अलग टाइप का सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ भी देना पड़ता है। और इसी सिक्योरिटी के कारण इसका नाम ही चेंज होता है। बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है आपका, डिस्काउंटिंग रेट। बहुत बार पूछ सकता है, अनदर नेम ऑफ बैंक रेट, डिस्काउंटिंग रेट। रेपोर्ट का अनदर नेम, रीपर्चेज रेट, ठीक है। तो ये क्या होता है आपको डिटेल में अगर समझना है दोनों का डिफरेंस बिटवीन, तो जाके मेरा वीडियो सर्च मार लीजिएगा, उसमें वो मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट मिल जाएगा आपको। अब आते चलिए आगे बढ़ते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि LAF। अब जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना, ये मेन समझ लीजिए एक प्रकार का टूल्स है जो RBI डे टू डे लिक्विडिटी को ना कंट्रोल करने का काम करती है। अब इसके अंदर दो प्रकार का मेनली टूल्स रखा गया, एक रेपो रेट और एक आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। मतलब रेपो रेट में यार लोन देने का काम करती है, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में वो RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, ठीक है। RBI कमर्शियल बैंक से लोन ले लेती है, उसको समझेंगे पहले, चलिए उसी को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये है ना, इसको चलिए समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन LAF एंड MSF देखेंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए पहले सीधा आप ये देख लीजिए, ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये था यहीं पर, ये देखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब इसमें RBI लोन ले रही है कमर्शियल बैंक से। अब देखिए चीजों को समझिए बच्चों, ये देखिए वहां पर रेपो रेट था ना, यहाँ पर क्या आपका रिवर्स रेपो रेट है। क्या होता था उसमें, मान लीजिए इधर RBI है, इधर कमर्शियल बैंक है। जब RBI को लगता था भाई कि हम ये मतलब मनी सप्लाई कराना कम करना हो मार्केट में, तो इससे क्या करता था वो लोग, इससे लोन ले लेता था, ठीक है। मतलब कमर्शियल बैंक सब लोन देती थी किसको, आपका RBI को, और RBI जो इसको इंटरेस्ट पे करता था उस इंटरेस्ट को बोलते थे क्या, रिवर्स रेपो रेट, ये वाला RRR, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये होता था रिवर्स रेपो रेट। अब उसमें क्या होता था, अब जैसे जैसे कमर्शियल बैंक सब जब रेपो रेट में लोन लेती थी तो कोलेटरल सिक्योरिटी देती थी ना, तो यहाँ पर भी तो सेम अप्लाई होगा ना। रिवर्स रेपो रेट में भी, यानी कि रिवर्स रेपो रेट में भी RBI इस लोन के बदले में RBI कमर्शियल बैंक सबको कोलेटरल सिक्योरिटी देने का काम करती थी। जिससे होता क्या था, अब कोलेटरल सिक्योरिटी देना है भाई, तो एक हद तक ही कमर्शियल बैंक से RBI पैसा ले सकती है, लेकिन उसको मनी सप्लाई कम भी तो करना है, अच्छा खासा कम करना है, तब उस समय क्या करे, तो इसके लिए एक नया टूल इन्वेंट की। वो जो एक नया टूल इन्वेंट की ना, उस नया टूल को बोला गया कि आपका स्टैंडिंग, जो नया टूल डेवलप की उसको बोला गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये सेम है आपका रिवर्स रेपो रेट का, क्या अंतर हो जाएगा, बस कोलेटरल सिक्योरिटी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी कि सेम कमर्शियल बैंक से RBI लोन लेगी, ठीक है, इस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन अब RBI किसी भी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देगी, और जितना चाहे उतना पैसा वो खींच सकती है। अब मन में आएगा, देखिए, और ये भी याद रखिएगा कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ना, इन सब का रेट बहुत कम होता है। देखिए जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसका रेट बहुत कम होगा, यानी कि जो RBI जो इंटरेस्ट पे करेगी उसको वो बहुत कम होगा, 5% जैसा, काफी एक तक कम होता है।
ऐसा क्यों? अब देखिए इसमें आपको बहुत सारा मन में सवाल उठ जाएगा, बहुत तरह का क्वेश्चन उठेगा, हम एक एक करके सबका जवाब देते हैं, सुनते जाइए। 2-3 सवाल का जवाब देना जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज होइएगा बच्चों। सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखें, आपका नॉलेज इनहेंस हो जाएगा। बात को समझिए। एक तो सब मन में सवाल ये तो रहेगा, सर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में अगर इंटरेस्ट रेट लो रहता है, तो ऐसा नहीं हमेशा लो रहता है, ये हाई भी कर सकती है आरबीआई, लेकिन जनरली लो रहता है। अगर लो है तो एक कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे देगी। देखिए यहाँ पब्लिक को लोन देगी 8%, 10% में लोन देगी, ठीक है। और यहाँ पर आप जो एसडीएफ रखा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रखें, यहाँ पर इंटरेस्ट कम है, तो कोई कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को क्यों देने जाए? प्रॉफिट के लिए बैठी है ना। देखिए होता बच्चों 2 कारण है इसका। कारण नंबर 1, जब पब्लिक को देती है ना, उससे कमाती है वो प्रॉफिट। दूसरा ये है, जब वो आरबीआई को देती है, आरबीआई को जब देती है ना, तो वो उसका सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि भाई पता है पब्लिक को जो दिया वो पैसा डूब भी सकता है, लेकिन जो आरबीआई को दिया मतलब वो एकदम पैसा सेफ है। भले ही 5% मिल रहा हो, लेकिन ये क्या है, 100% सेफ है, सेफ है वो। अगर मार्जिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज के आधार पर अगर कभी आरबीआई को लगा कि भाई हमको कि क्या बोलते हैं, अगर रेट एकदम से पैसा और खींच, क्या करेगी, इसको हाई कर देगी, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दे तो क्या होगा भाई, कमर्शियल बैंक में पब्लिक के पास क्यों जाएगा, इसी के पास लोन जाके जमा नहीं कर देगा, 100% सेफ्टी के साथ रिटर्न पैसा मिलेगा। चलिए मान लीजिए फिर भी कमर्शियल इसके बराबर भी नहीं होगा, पब्लिक को जितना लोन बांटती है कमर्शियल बैंक उसके जैसा 8%, 10% नहीं होगा, पर फिर भी अगर ये 7% भी आरबीआई दे रहे मतलब बहुत दे रही है, सेफ पैसा है ना, बिल्कुल भी सेफ पैसा है। अंतर है दोनों में, पब्लिक को देना रिस्की है, आरबीआई को देना भाई 100% सिक्योर पैसा है। कमर्शियल बैंक को ये बात बहुत अच्छे से पता है, तो एक बात तो आपको ये जानने का जरूरत था। अब दूसरा क्या बात जानना है, दूसरा बात यही पर है, देखिए दिखाते हैं। अब किसी भी हाल में ना ये उल्टा नहीं होना चाहिए, मतलब रेपो रेट से कभी ये ज्यादा नहीं हो सकता आपका एसडीएफ, ठीक है, या एसडीएफ का। और रिवर्स रेपो रेट भी समझ लीजिए, रिवर्स रेपो रेट क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, फालतू को समझिए। ज्यादा कीजिए तो उल्टा हो जाएगा ना। देखिए मान लीजिए रेपो रेट है, रेपो रेट में इधर क्या देखिए आरबीआई है और इधर आपका कमर्शियल बैंक है। रेपो रेट में आरबीआई लोन दी है इसको, मान लीजिए 5 करोड़ का लोन दी है, ठीक है, इसका इंटरेस्ट कितना है 5%, ठीक है। और कमर्शियल बैंक उसको इस पर इंटरेस्ट देना होगा, 5% पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर एसडीएफ अगर मान लीजिए 5% ज्यादा रहा, मान लीजिए 6% लेते हैं यहाँ पर, हालांकि एसडीएफ यहाँ पर 5% तो रियल लाइफ में था, अगर इसको आप ज्यादा कर दीजिएगा रेपो रेट से 5% ज्यादा कर दीजिएगा तो क्या होगा, अब होगा क्या, देखिए चीजों को समझिए। अब इसमें क्या होता है भाई, आरबीआई लोन लेगी ना, आरबीआई लोन लेगी कमर्शियल बैंक से, तो भाई कोई भी कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि आरबीआई से पैसा उठाएगा और इसी 5 करोड़ को इसी को लोन में दे देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको 5% इंटरेस्ट दे देगा आरबीआई को, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आरबीआई से खुद वो 1% 6% पर ले रहा है, मतलब और उसको 1% का सीधा प्रॉफिट हो रहा है। 5% वो लोन में दिया, मतलब लोन में पे कर देगा आरबीआई को, और 6% के तौर पे अगर आरबीआई से ले लेगा तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 1%, यानी कि अभी भी कमर्शियल बैंक को 1% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, सोच के देखिए ना कि लोन लिया वो 5% में और लोन आरबीआई को दे रहा है 6% में कमर्शियल बैंक, तो अभी से 6% में दे, तो भाई 1% को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं भाई, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये था बच्चों, चलिए अब जो छूट गया था उसको देखते हैं हम लोग। रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या आपका नॉर्मल डेली लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है आपका इमरजेंसी पर्पस के लिए, ठीक है। ये था यहाँ ऊपर में जो आपको मीनिंग बताए थे। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये है आपका, देखिए इमरजेंसी के लिए है, मतलब रेपो रेट की तरह है, ठीक है। और कहाँ चला गया, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये आपका रिवर्स रेपो रेट की तरह है। ये सर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अलग हो जाएगा, सॉरी, हाँ ये अरे बार बार ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तो आपको बता दिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि आपका इमरजेंसी पर्पस के लिए है, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं कि आपका एक ब्रॉडर टर्म है ये, इस ब्रॉडर टर्म के अंदर आपका रेपो रेट और आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आता है, ठीक है, और कुछ है नहीं। अच्छा एक और टर्म आता है मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी। अब ये क्या हो गया मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी, अरे कुछ नहीं बच्चों, ये बस ये लोग यूरोपियन यूनियन से इसको इस्तेमाल करती है, मतलब दूसरा कंट्री का बैंक से इस्तेमाल करती है, ये लोग इस्तेमाल करता है ये वाला वर्ड मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी। आरबीआई इसको इस्तेमाल करती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये इस्तेमाल करता है, बस इतने का अंतर है, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा,
फॉरेन बैंक्स ऑफ मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी टर्म को इस्तेमाल करती है अपना आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दोनों का मतलब दोनों क्या, दोनों का दोनों सिनेरियो में क्या, ओवर इमरजेंसी जो रात भर के लिए जो आधी रात तक में मतलब होता ना, इमरजेंसी नाइट फंड मतलब इमरजेंसी ओवरनाइट मतलब रातों रात देने के लिए सिस्टम टाइप से बना हुआ है कि भाई इमरजेंसी में ये फंड मिल सके। तो ये था बच्चों। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है बता दिए। अब देखिए, ये तो बता दिए क्यों भाई जमा करें, सेफ्टी पर्पज से, और इन्फ्लेशन में हो सकता है नहीं, ये भी बता दिए। ठीक है, वह ये हमेशा लोअर रेट क्यों होता बता दिए। अब देखिए यहाँ पर अगर वहां से अगर डिफरेंस अगर बच गया तो यहाँ पर एक करके देख लीजिए। रेपो रेट में क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होगा भाई, कोलेटरल सिक्योरिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो बैंक के पास जो एसएलआर आता है ना, ये थोड़ा जनरली क्या होगा आपका, थोड़ा सा 25% से ज्यादा रहेगा, 25 बेसिस पॉइंट या 25.25% ऐसे रहता है ज्यादा वो। फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपका डे टू डे के लिए है, और ये क्या है आपका इमरजेंसी सिनेरियो के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेपो रेट में दोनों का दोनों यहाँ पर इमरजेंसी के लिए ही है, दोनों का दोनों इमरजेंसी के लिए है, जरूरत पड़ने पे ले सकता है, पर इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी, इसमें नो कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें एलएफ जो है क्या आपका डे टू डे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए है, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है एमएसएफ जो है, ये क्या है इमरजेंसी लिक्विडिटी के लिए है। फिर आपका क्या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और यहाँ पर क्या आपका रेपो रेट, ये तो भाई बैंक डिपॉजिट करता है उसके लिए, और ये बैंक बोलो तो इसमें तो कोई डिफरेंस लॉजिक बन नहीं रहा है, ये बिल्कुल अलग ही चीज हो गया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और आपका मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी, ये इस्तेमाल करती है हम लोग का आरबीआई, ये इस्तेमाल करती है फॉरेन कंट्री का सेंट्रल बैंक से। लॉजिक सेम है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और इसका। ऑफिशियल इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो हम इस्तेमाल करती है रातों रात के लिए। ठीक है, देखिए देखिए इसमें रेपो रेट भी आ सकता था, लेकिन रेपो रेट में कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा अलग कैटेगरी में कर दिया गया है। और ये क्या, ये आरबीआई इस्तेमाल नहीं करती है, ये सेम कॉन्सेप्ट है इसी की तरह, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की तरह। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, ये सब कुछ और टर्म है, जिसमें से एक टर्म इंपॉर्टेंट ये वाला, ये एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर बैंक मार्केट टर्म्स। इसमें आरबीआई इन्वॉल्व नहीं होती है, याद रखिए। बैंक यूजुअली बोरो फ्रॉम द अदर बैंक्स नॉट फ्रॉम आरबीआई टू मीट डेली कैश नीड्स। ये आरबीआई से लोन नहीं लेती, कमर्शियल बैंक एक दूसरे से लोन ले रही है। एक दिन के जब लोन लेती है, क्या मतलब ओवरनाइट के लिए कॉल मनी बोलते हैं उसको, याद रखिएगा, यहाँ में बहुत बार पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। 2 दिन से 14 दिन के लिए जब लेती है कमर्शियल बैंक दूसरा कमर्शियल बैंक से, तो क्या बोलते हैं, नोटिस मनी। टर्म मनी क्या होता है, 15 दिन से 1 साल तक का। ये 3 चीज को याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, एग्जाम पॉइंट में क्या है, द आरबीआई रेपो रेट एंड एमएसएफ रेट इन्फ्लुएंस दिस इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियसली उसको इन्फ्लुएंस करेगी। तो ये सब पॉइंट उतना नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि आपका क्या है, CNT कॉल मनी, नोटिस मनी और आपका टर्म मनी, एक एक दिन तक, एक रात तक, 1 से लेकर 14 दिन तक, सॉरी 2 से लेकर 14 दिन तक, और यहाँ पर क्या 15 दिन से पूरा 1 साल तक, ये इसको याद रखिए। एलआरआर क्या होता है ऊपर में समझा दिए थे, एलआरआर क्या होता है तो रहने दीजिए। अब इसी के अलावा ये 2 और भी बड़े बच्चों सीख लीजिए, का एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ दे, कोई भरोसा तो आता नहीं है। एडवांस रेपो वेरिएंट, अभी क्या ये लॉन्ग टर्म टारगेट होता है। रेपो स्टैंडर्ड रेपो रेट जो था और मार्जिनल ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, टू इंजेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए मनी इकोनॉमी में पैसा डालने के लिए, बट टू इंजेक्ट मनी फॉर लॉन्गर पीरियड आरबीआई यूज एडवांस टूल्स। ठीक है, उस एडवांस टूल्स का नाम क्या है आपका, एडवांस टूल्स, यानी कि एडवांस रेपो रेट, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए। समझ में आया? ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है लोन तब है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में। आरबीआई इसको लॉन्ग टर्म देने का इस्तेमाल करती है 1 से 3 साल तक का। ठीक है, आरबीआई गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स 1 से 3 साल तक टू बैंक एट अ रेपो रेट, रेपो रेट के लोन पर आधार पर देती है। देखिए जनरली रेपो रेट में क्या है कि बैंक उतना लंबा समय तक नहीं देगा, जैसे होता है ना, आप मान लीजिए कमर्शियल बैंक जाइएगा, पर्सनल लोन लीजिएगा, बोलेगा हमको 10 साल तक दीजिए, 2 साल में चुकाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अभी मैक्सिमम 7 साल है, पहले 5 साल ही हुआ करता था। ठीक है, पर्पस क्या है, हेल्प बैंक लेंड मोर बिजनेस एंड इंडिविजुअल एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ये मेन पर्पस है एलटीआरओ का। फिर क्या आपका टीएलटीआरओ यानी कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये क्या स्पेशल टाइप ऑफ एलटीआरओ, इसका एक टाइप का स्पेशल टाइप ही है। ये क्या, इसमें भी आरबीआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स एट रेपो रेट जो रहेगा उसी जितना रेपो रेट रहेगा आपका एलटीआरओ और टीएलटीआरओ भी रहेगा। इसका मेन पर्पस क्या है, बैंक यूज दिस फंड्स ओनली फॉर स्पेसिफिक सेक्टर में भेजने के लिए, सच एज एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और सेलेक्टेड कॉर्पोरेट। ठीक है, वही सपोर्ट अलग अलग सेक्टर के लिए मेन हो गया। ये टीएलटीआरओ क्या आपका अलग अलग सेक्टर के लिए है, और ये क्या भाई लंबे समय तक लोअर इंटरेस्ट पे देने के लिए। अब क्या क्लास बच गया बीआरआर, या बोलिए VRRR, यानी कि वेरिएबल रेट रेपो रेट
वेरिएबल रेट रेपो और वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। अब ये क्या है, आरबीआई कंडक्ट ऑक्शन करती है इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिक्स इंटरेस्ट रेट। इसमें बोली लगता है कि कितना में कौन लेना चाहेगा सो, ठीक है। बैंक बीट करती है इंटरेस्ट रेट को। VRR देखिए, बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, VRR क्या है, बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, और VRR क्या है, डिपॉजिट एक्सेस मनी विथ आरबीआई, ठीक है। ये होता है ना रिवर्स रेपो रेट और कॉन्सेप्ट है, यूजुअली 14 दिन के लिए, ठीक है। तो ये था बच्चों, और इसमें कुछ है नहीं, और तो आई डोंट थिंक कुछ छूटा हो, जितना था सब कवर कर दी हैं, ठीक है। ये तो चाइना उना का बैंक का था, और एक बार देख लेते हैं, रुकिए। रिवर्स रेपो रेट वाला हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडेशन फैसिलिटी और मार्जिनल हो गया। ये नॉर्मल लिक्विडिटी के लिए, इमरजेंसी पर्पस के लिए, डिफरेंस क्या होता है तो बता ही दिए था। और हाँ, तो यही है बच्चों, ठीक है। और तो कुछ छूटा नहीं है इसमें कोई भी चीज़, ठीक। तो आप, आपको वीडियो पसंद आया हो, इसमें इतना ही। धन्यवाद।